क्या हाल है बच्चा? आज हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। और मेटल और नॉन मेटल में पहले हम जानेंगे मेटल क्या होता है, फिर हम जानेंगे नॉन मेटल क्या होता है, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जानने के बाद में फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे मेटलर्जी क्या होता है, और फिर हम मेटलर्जी से समझेंगे कि मिनरल्स क्या हैं, ओर्स क्या हैं, और ओर से अपने ज़रूरत की चीज़ें जो कि मेटल होती हैं उसको कैसे हम बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स, उसको हम समझेंगे, क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसको समझेंगे। और इस तरह से पूरा चैप्टर का ये समरी है, इसको हम समझेंगे और जानेंगे। तो चैप्टर का नाम है बाबू मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं धातु और अधातु। सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि क्या होता है मेटल, फिर ये भी जानना जरूरी है क्या होता है नॉन मेटल, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है मेटल की, क्या नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी जिसको हम देख करके किसी ऑब्जेक्ट को मान लो हम देखें, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद में हम कैसे बता सकते हैं कि ये नॉन मेटल है या मेटल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेटल और नॉन मेटल की कोई एक मेन प्रॉपर्टी बताओ जिससे पूरा का पूरा एलिमेंट मेटल में बदल जाएगा, पूरा का पूरा एलिमेंट नॉन मेटल हो जाएगा, तो उसके बारे में पहले हम जानते हैं। तो अगर हम कहें कि मेटल क्या होता है या नॉन मेटल क्या होता है, इसको समझाने से पहले आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी होगा जो कि आप 9th में पढ़े भी होंगे, मे भी हो सकता है 10th में भी आप पढ़े हों। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपका सवाल ये होना चाहिए, सर आप ये क्या बता रहे हैं, आप तो बताने वाले थे मेटल नॉन मेटल, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों बता रहे हैं? तो बाबू बताने का रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम बता सकते हैं किसी आर्टिकल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो आप कहेंगे सर हमको समझ में नहीं आ रहा क्या आप कह रहे हैं, तो हम आपको समझाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम किसी भी एलिमेंट के बारे में उसके इलेक्ट्रॉन्स का कंडीशन देखते हैं। कोई भी आपका एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इस प्रोसेस को यूज करके हम किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन का कंडीशन डिसाइड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन की कंडीशन को डिसाइड करने के बाद में हम ये बता देंगे कि ये आपका एलिमेंट मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले आपको पता होगा कि कोई भी अगर एटम्स है, कोई भी अगर एलिमेंट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना है? स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। तो स्मॉल पार्टिकल को क्या बोलते हैं? स्मॉल पार्टिकल को एटम बोलते हैं। एटम से बड़े हो जाएंगे तो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, और मॉलिक्यूल से भी बड़े हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसे हम ऑब्जेक्ट माने या फिर हम मान सकते हैं ये एलिमेंट है। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए। इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बाबू? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब इन जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, हर एक मॉलिक्यूल्स को आप और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, और छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, इतने छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर दो कि अब उससे अधिक वो पार्ट में डिवाइड ना हो। तो इसको हम बोलते हैं एटम्स। क्या बोलते हैं? एटम्स। ठीक है, और हर एक एटम का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो हर एक एटम, जैसे मान लीजिए इसमें से एक एटम हमने उठाया, और इस एटम को उठाने के बाद इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, तो बड़ा करूँगा कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? आपका एटम हो गया। क्या हो गया? एटम है। अब हर एक एटम के पास सेंटर में उसके होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। हर एक एटम के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। इस न्यूक्लियस में दो लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? दो लोग रहते हैं। कौन कौन रहता है? एक रहता है आपका न्यूट्रॉन और एक रहता है आपका प्रोटॉन। इस न्यूक्लियस के अंदर कितने लोग रहते हैं? दो लोग रहते हैं। एक रहता है न्यूट्रॉन और एक रहता है प्रोटॉन।
प्रोटॉन जो चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं कैरी करता है। ये मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि चार्जलेस होता है। ये बात आपको 9th में बता दिया गया होगा, आपको पता होगा। एलिमेंट्स क्या होते हैं ये भी आपको बताया गया होगा, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये भी आपको बताया गया होगा, एटम्स क्या होते हैं ये भी आपको बता दिया गया होगा। और ये भी आप जानते हो कि हर एक एटम के स्ट्रक्चर में एटम्स के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में दो लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, जो कि एक होता है चार्जलेस, एक होता है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। और इस न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑर्बिट पाए जाते हैं। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हर न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट मिलेगा और उस ऑर्बिट में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा जी, तो अब क्या होगा सर जी? अब ये होगा कि इसी इलेक्ट्रॉन को देखना है कि किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा है। मतलब एक होता है ज़रूरत, तो ज़रूरत से अगर किसी के पास कम है तो भी अच्छी बात नहीं है, ज़रूरत से किसी के पास ज़्यादा है तो भी अच्छी बात नहीं। मतलब हर एक इंसान को ज़रूरत की चीज़ें मिलनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा आपको नुकसान ही करेगा, फ़ायदा बिल्कुल नहीं करने वाला है। तो ऐसे ही हर एक एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनके एटम्स के इलेक्ट्रॉन कम होंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनके एटम्स के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो उसको हम जानते हैं पहले। अच्छा जी, तो किसी भी एटम्स के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ये तो आपको पता होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा उतना ही उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी ऑर्बिट के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट में क्या करते हैं? वो चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं बाबू? चक्कर लगाते हैं। ठीक है बात। ये इलेक्ट्रॉन हर एक न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट पाया जाता है, इस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। और हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इनकी क्वांटिटी भी क्या होती है? फिक्स होती है। इनकी क्वांटिटी क्या होती है? फिक्स होती है। तो हर एक ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उनकी संख्या होती है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। इससे अधिक किसी भी एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिट में नहीं रह सकते हैं। अब यहाँ n क्या है? n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू 1 पुट करिए, 1 का स्क्वायर करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद और आगे पता करना है तो आप पता करेंगे सेकेंड ऑर्बिट में। तो सेकेंड की वैल्यू, n की वैल्यू आप 2 पुट करिए, 2 का स्क्वायर करिए, 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे आप थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट का भी आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अभी आपने वैल्यू पुट किया, 2 2 जा 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे अगर आप थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो थर्ड के लिए क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, 2 जा 18 हो जाएगा। और इस तरह से न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट पाए जाते हैं उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रहेगा, सेकंड में 8 रहेगा, थर्ड में 18 रहेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती रहती है। अच्छा जी, तो सर अब क्या होगा? अब इसी में जो ऑर्बिट है इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट के पास, सेकंड के पास 8 है, थर्ड के पास 18 है। अब इसी में से कमी हो जाती है किसी लोगों के पास। कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनके ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। जरूरत के लिए कितना चाहिए? 8 चाहिए, जरूरत के लिए 2 चाहिए, जरूरत के लिए 18 चाहिए। जब इसमें से कम होते हैं तो वही किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी हो जाती है। और जब किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी आपको पता चलता है तो वैलेंसी ही डिसाइड करेगा कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर किसी की वैलेंसी पॉजिटिव में आ जाती है, मतलब किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो आप बता देंगे कि सर वो मेटल है। अगर किसी के पास वैलेंसी कम है, दैट मीन्स उनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो माइनस में भी चल रहा है, जितना ज़रूरत चाहिए ज़रूरत से भी कम है, तो उसको हम बोल देते हैं नॉन मेटल। तो आइए हम समझते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम समझते हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। सपोज मान लीजिए हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, इसका नाम है सोडियम। क्या है? सोडियम। तो सोडियम का आपको पता है कि इसका क्या नाम है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है।
जब इसका एटॉमिक नंबर पता चल गया आपका 11 है, तो जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता चलेगा तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी मिल जाएगा। तो अगर किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 होंगे। अच्छा जी, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको 11 मिल गया तब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में अभी हमने आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो फर्स्ट को आपने 2 दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब और आगे चलेंगे, अब हम चलेंगे सेकंड के पास। तो सेकंड को कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो सेकंड को आपने 8 दे दिया। अब चलते हैं थर्ड के पास। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया जो कि किस में जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर फर्स्ट में कितना चाहिए था, 2 चाहिए था, 2 इसके पास आ गया। सेकंड में कितना चाहिए था, 8 चाहिए था, 8 भी इसके पास आ गया। थर्ड में कितना चाहिए था, 18 चाहिए था। कितना चाहिए था, 18, पर है उसके पास कितना, 1। अब उसके पास 1 है तो क्या कोई इसको 17 इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो उसको 17 इलेक्ट्रॉन दे सके। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ज़रूरत यहीं पर पूरी हो गई, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसका एक्स्ट्रा हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने का मतलब क्या हो गया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो चाहेगा कि हम किसी को दे दें, और देने के बाद क्या हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। खुश होने का मतलब स्टेबल हो जाएंगे। तो ये किसी भी दूसरे एलिमेंट को या एटम्स को अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र करके खुश होना चाहेगा। तो इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ये क्या है आपका, मेटल है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते तो ये नॉन मेटल हो जाता। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो क्या हो गया, मेटल हो गया। एक एलिमेंट हम और लेते हैं, उसके बारे में चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया क्लोरीन। क्या ले लिया, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब थोड़ा सा इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। तो कहता क्या है कि फर्स्ट ऑर्बिट में हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा जी, सेकंड में कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया। बचा कितना, 17 में से 10 निकल गया, बचा 7। तो थर्ड ऑर्बिट में कितने चले गए, 7 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है भाई। तो अब क्या होगा सर, अब ये होगा, अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 चाहिए था, 2 मिल गया। सेकंड ऑर्बिट को 8 चाहिए था, 8 मिल गया। थर्ड ऑर्बिट को कितना चाहिए था, 18, लेकिन मिला कितना, 7। यहीं पर एक रूल फॉलो होता है जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। क्या नाम है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल होना चाहता है। हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल होना चाहता है या अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल करने के लिए उसके लास्ट ऑर्बिट में या लास्ट से पहले जिसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए लास्ट ऑर्बिट में या लास्ट से पहले वाले ऑर्बिट में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8। तो हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अब मान लीजिए 8 इसका यहीं पर हो गया, 8 तो यहाँ पर हो गया, लेकिन 8 यहाँ पर होने के बाद आपका एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया था, तो यही आपका क्या हो गया, इसके पास अधिक हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन के पास 8 यहाँ पर हो गया है, लेकिन 8 के बाद कितना है, 7 है। 7 कितना कम है 8 से, 1 कम है। अगर इसको किसी तरह से या कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। कब जब हो जाएंगे, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन कोई दे देगा। या उसके आउटर मोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 8 है, लेकिन चाहता है अब क्लोरीन ये है कि नहीं, अब हम आखिरी वाले में 8 बनेंगे। तो आखिरी वाले में 8 बनने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 की कमी हुई ना, चाहिए 8 था, है कितना, 7, तो कमी कितने की, 1 की। तो यहाँ पर हो गया क्लोरीन 1 माइनस। अब ये माइनस क्या बताता है, माइनस ये बताता है कि इसके पास कमी है। तो कमी का मतलब क्या हो गया, ये नॉन मेटल हो गया। जब इसके पास अधिक होंगे तो ये मेटल बन जाएगा, जब इसके पास कम है तो क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। जैसे सोडियम के पास अधिक था तो आपका मेटल बन गया, और क्लोरीन के पास कम हो गया तो क्या बन गया,
नॉन मेटल बन गया। ये सब क्लास 9th के सिलेबस हैं, आपको पढ़ाया गया होगा, आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन बस मैं आपको ये बताना चाहता था मोटी मोटी कि मेटल कैसे हम डिसाइड करते हैं, नॉन मेटल कैसे डिसाइड करते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बाबू मेटल और नॉन मेटल की कोई एक मेन प्रॉपर्टी बताओ जिससे हम किसी भी एलिमेंट को मेटल कह सकें या नॉन मेटल कह सकें, तो आपको बस इतना बताना है, सर अगर किसी भी एलिमेंट के पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ज़्यादा हैं, तो वो आपका मेटल होगा। अगर किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन कम है, लेस में चल रहा है वो, तो आप बता देंगे वो नॉन मेटल है। और ये क्लास 9 का सिलेबस है जिसको आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा, आपको बताया गया होगा। फिलहाल हमारा चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, तो हम इसकी बात करते हैं। तो मेटल की जो बेसिक प्रॉपर्टी निकल के आई, एक प्रॉपर्टी वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का कम होना या अधिक होना। अच्छा, यही कम होना या अधिक होना आपको बताया गया होगा, वैलेंसी भी यही होती है। किसी भी एटम्स के पास जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं या ज़्यादा होते हैं, तो जितना कम होता है या जितना ज़्यादा होता है उसी को वैलेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर मेटल और नॉन मेटल की। अगर इसमें से कुछ ज़रूरत की चीज़ें आपको लगती हैं तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने आपको बताया कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। मेटल में अगर किसी भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सेस में हो जाते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, उस स्टेबल से अगर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए तो वो मेटल बन जाएगा, और उस स्टेबिलिटी से अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो वो बन जाएगा नॉन मेटल। अच्छा, स्टेबल कितना होना चाहिए, हर एक एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो कि आउटर मतलब क्या होता है, आखिरी से पहले वाला या आउटर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। और उस 8 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कम है या ज़्यादा है। कम होगा तो नॉन मेटल और अधिक होगा तो मेटल। अच्छा, उसी को थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख दिए हैं, द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जो कि कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, विच हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, जिसके पास एक टेंडेंसी होगी क्या करने के लिए, पॉजिटिव आयन बनाने के लिए, बाय लूजिंग वन और मोर ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा वो, फिर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्यों लूज करेगा, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। अब उसके भाई लूज क्यों किया, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, तो ज़्यादा था तो उसने लूज कर दिया, लूज कर दिया तो क्या हो गया, आपका मेटल हो गया। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लूज नहीं कर पाएंगे, वो गेन करेंगे, तो जो गेन करेंगे वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। देखो भाई, ये द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन, एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच हैव ए टेंडेंसी, जिसके पास टेंडेंसी होगी टू फॉर्म नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन बनाने के लिए, बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कर रहे हैं भाई, ये गेन कर रहे हैं। इसमें एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो है गेन, और इसमें एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो है लूज। एक लूज करेगा, लूज वही करेगा जिसके पास है, और गेन वही करेगा जिसके पास नहीं है। तो जो लूज किया वो मेटल, जो गेन किया वो नॉन मेटल। समझ में आ गया। अगर इसको और अच्छे समझना चाहते तो वैसे समझ लो जैसे मैं बताया हूँ। अगर उसके पास पॉजिटिव है तो मेटल, नेगेटिव है तो नॉन मेटल। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ एग्जाम्पल है मेटल के, तो मेटल के एग्जाम्पल में है सोडियम। सोडियम का भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके भी आपको दिखाया कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा रहे हैं। ऐसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हैं। क्यों, क्योंकि स्टेबल होने के लिए इसको आखिरी वाले ऑर्बिट में 8 चाहिए, और 8 से अधिक हो जाता है, तो 8 से अधिक कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो ये बन गया इसका वैलेंसी, और यही इसका बन गया चार्ज। ठीक है। ऐसे बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम को जितना चाहिए उससे 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो ये बन गया एल्युमिनियम का वैलेंसी, एल्युमिनियम का चार्ज बन गया। सेम एज अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में क्लोरीन का हमने आपको दिखाया, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। कैसे कमी थी, ऑक्टेट रूल जब फॉलो कर रहा था तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहे थे। टोटल 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, उसके पास था कितना 7, तो कितनी कमी हो गई थी, 1 की कमी हो गई थी। ऐसे आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को टोटल आखिरी वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम मतलब 2 माइनस। सेम एज आपका ऐसा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास आखिरी वाले ऑर्बिट में 8 चाहिए, 8 ना हो करके 3 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो 3 मतलब 3 माइनस, कम मतलब होता है माइनस, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन का वैलेंसी। और इस तरह से हम डिसाइड कर लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट आपका मेटल है या नॉन मेटल है। अब आप ये भूल जाओ कि मेटल है कि नहीं है, इसको मान लो ये नहीं है, इसको भी मान लो ये नहीं है, बस सिर्फ ये एग्जाम्पल आपको गिवन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और यहाँ पर क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिया हुआ है।
अगर इसके चार्ज दिए हैं तब तो आपके पास ऑप्शन हो गया बताने के लिए कि आप डायरेक्ट देख के बता दो सर ये पॉजिटिव है तो क्या हो गया, मेटल हो गया। ये क्या हो गया, मेटल हो गया। ये भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो गया, मेटल हो गया। ये भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो गया, मेटल हो गया। यहाँ पे आप देख के बता सकते हो, बस तुरंत देखो तुरंत बताओ। ये क्लोरीन है, चार्ज क्या लगा है, माइनस, तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। सेम है ऑक्सीजन, चार्ज क्या लगा है, माइनस का, तो ये भी क्या हो गया, नॉन मेटल। नाइट्रोजन है, यहाँ भी चार्ज लगा माइनस का, तो हो गया नॉन मेटल। एक तो ये हो गया, अगर चार्ज दिया है तो देख के ओरली बता दो कि मेटल है कि नॉन मेटल है। सेकंड तरीका कि अगर आपके पास एलिमेंट दिया है तो एक काम करो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो। जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप तुरंत बता सकते हो कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। हर एक एलिमेंट जो है, हर एक जो एटम है उसके बाहर न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट पाया जाता है, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं और नंबर ऑफ ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप बता देंगे कम है तो मेटल, कम है तो नॉन मेटल, अधिक है तो मेटल हो गया। और इस तरह से आपका मेटल और नॉन मेटल का डेफिनेशन कंप्लीट होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, इन प्रॉपर्टी को भी हम देखते हैं कैसे हम पहचानेंगे। अब ये तो छोड़ देते हैं इसको कि चार्ज वाला कि प्लस है कि माइनस है, इससे हम बताएंगे मेटल नॉन मेटल। कुछ और भी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम देख के बता सकते हैं कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। जैसे अभी हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए कोई मेटल है, तो मेटल को जब आप पीटेंगे, जब उसको बीट करेंगे तो वो या तो वायर के फॉर्म में स्ट्रेच हो जाएगा, फैल जाएगा, अदरवाइज वो पतली चादर के रूप में, प्लेट के रूप में फैल जाएगा। किसी भी मेटल को अगर आप पीटते हैं, बीट करते हैं, तो दो कंडीशन होगा, या तो वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या तो वो प्लेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा सिर्फ मेटल के साथ ही होता है। किसी नॉन मेटल को पीट के आप देखेंगे तो वो ना वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ना ही क्या नाम है आपका प्लेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। आई बात समझ में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कोई हम आयरन ले लेते हैं, लोहा ले लेते हैं, उस लोहे को अगर आप पीटो तो लोहे को जब आप पीटोगे तो दो चीज़ होगी। अगर आप उसको गर्म करके पीटते हो तो गर्म करके पीटोगे तो वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, अदरवाइज उसको गर्म करके फैलाते हो तो फैल भी जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई, मेटल की हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि वो दूर से चमकते हैं, उनका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग सरफेस होता है। किसी भी मेटल को ले लो, आप उसको हल्का सा रेगमार से रगड़ के देखो तो उसका जो सरफेस होता है ऊपर वाला वो शाइन करता है। ऐसा सिर्फ मेटल में होता है, नॉन मेटल में नहीं होता है। नॉन मेटल में एक है आपका कार्बन की एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है वो, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड। तो कार्बन एक एक्सेप्शनल है जिसमें कार्बन नॉन मेटल होते हुए भी उसका जो सरफेस होता है वो शाइन करता है। बाकी कार्बन के अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं पाया जाता है जिसके अंदर शाइनिंग सरफेस हो। क्लियर है बात। तो दो प्रॉपर्टी हमने बताया आपको। पहली प्रॉपर्टी ये कि मेटल को हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर हमने बताया कि मेटल को हम प्लेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा हमने बताया कि किसी भी मेटल के ऊपर वाले सरफेस को हम हल्का सा रगड़ के देखें तो वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, अगर किसी भी मेटल को अगर आप बीट करो, हल्का सा आप बजाओ, मान लो उस पर आप किसी दूसरे मेटल से चोट लगाते हो, तो उसमें होगा क्या कि उसमें से आवाज़ निकलेगी। और वो आवाज़ कैसी होगी, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में गए होंगे तो मंदिर में आप घंटा बजाते हैं, तो घंटा बजाते से मान लो आप किए तो टंग होता है। अच्छा, टंग तुरंत नहीं होता है, टंग कुछ देर तक आवाज़ आती है, टंग। ये आपको आवाज़ कैसी सुनाई देती है, बार बार गोल 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 घूम के सुनाई दे रहा है। तो जब कोई आवाज़ आपको बार बार सुनाई दे, कुछ टाइम तक सुनाई दे, तो ऐसे साउंड को बोलते हैं रिंगिंग साउंड। क्या बोलते हैं, रिंगिंग साउंड। ये सिर्फ मेटल में हो सकता है, बाकी किसी भी नॉन मेटल में नहीं हो सकता। जब आप मेटल को बीट करेंगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा, वो साउंड होगा रिंगिंग साउंड। क्लियर बात। इस रिंगिंग साउंड को बोलते हैं सोनरस प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, सोनरस प्रॉपर्टी। क्लियर है बात। ये तीन प्रॉपर्टी मेन हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या कि उसको आप वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, दूसरी प्रॉपर्टी ये कि प्लेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तीसरी प्रॉपर्टी ये कि इनका शाइनिंग सरफेस होता है। ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें मेटल में होती हैं उसका ठीक उल्टा किस में होता है, नॉन मेटल में। ना नॉन मेटल को आप बीट करके क्या नाम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही नॉन मेटल को बीट करके आप प्लेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी भी नॉन मेटल को जब आप ब्रेक करोगे, जब आप उसको पीटोगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे, स्मॉल पार्टिकल में टूट जाएंगे, लेकिन वो वायर के फॉर्म में या प्लेट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये, जब किसी नॉन मेटल को आप पीटोगे तो उसमें से आवाज़ नहीं आती है। कैसी आवाज़, रिंगिंग साउंड की बात कर रहा हूँ। वैसे पीटने तो आवाज़ आएगी, टूटेगा तो आवाज़ आएगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं रिंगिंग साउंड की। रिंगिंग साउंड मतलब बार बार आपको सुनाई दे,
टंग वाली आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, अगर सुनाई दे रहा है तो वो मेटल, अदरवाइज नॉन मेटल है। तीसरी प्रॉपर्टी था कि उसका जो सरफेस होना चाहिए वो शाइनिंग होना चाहिए। किसी भी नॉन मेटल के ऊपर का सरफेस आप रगड़ के देखो तो वो शाइन नहीं करेगा, ये शाइनिंग सिर्फ मेटल में ही होता है। तो आप जल्दी से इसका ये डेफिनेशन मेटल नॉन मेटल का आप नोट करिए, फिर हम क्या नाम है अच्छे से देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल और नॉन मेटल की। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल और नॉन मेटल की। अभी हम थोड़ा सा आपसे जिक्र किया था कि मेटल की प्रॉपर्टी में कि क्या नाम है वो उनका सरफेस कैसा होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, फिर उनको क्या नाम है बीट करके हम थिन वायर के रूप में, पतले वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उनको जब हम पीटते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, वो साउंड कैसा होता है, रिंगिंग साउंड होता है, इन सब के बारे में हमने बात किया था। उसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नॉन मेटल। पहले तो किसी भी चीज़ की जो प्रॉपर्टी हम निकालते हैं वो दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी ये कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी ये केमिकल प्रॉपर्टी। समझते पहले ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या आती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी एलिमेंट को या किसी भी आर्टिकल को देख करके जैसे जैसे उसका बाहर का रूप रंग ढंग ढांचा है उसको देख करके जब आप डिसाइड कर पाते हो उसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ आपके सामने, तो आप मुझे देखें तो मेरे बॉडी का बनावट, रूप रंग ढंग सारी चीज़ आप देख लिए। तो जब मुझे आप देख रहे हो सिर्फ बाहर से देखे हो, जैसा मैं दिख रहा हूँ वैसा आप देख पा रहे हो, उसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और अगर हमको केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानना है तो आप हमको क्या करो, किसी भी आर्टिकल को या मुझे या किसी भी चीज़ को आप केमिकली रिएक्ट करा के देखो। अगर केमिकली रिएक्ट में उससे कंपोजिशन चेंज होते हैं, उसमें चेंजिंग हो जाता है तो उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी, एक फिजिकल एक केमिकल। फिजिकल वो जिसको देख करके आप अंदाजा लगाते हो, केमिकल वो जिसको आप करके अंदाजा लगाते हो। क्लियर है बात। तो जिसको हम करके अंदाजा लगाएंगे उसको बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, और जिसको सिर्फ हमने देख करके अंदाजा लगा लिया उसको हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ये है मोटा मोटा मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी की हम बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका है फिजिकल स्टेट। हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम बात करते हैं फिजिकल की। तो यहाँ हम लिख देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, फिर उसको हम चेक करेंगे मेटल में होती हैं कि नहीं होती है, नॉन मेटल में चेक करेंगे होती है कि नहीं होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल के स्टेट का क्या मतलब है, किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो तो देखने में कैसा दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, गैस दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेट। जैसे मान लो ये मार्कर है, तो इस मार्कर को आप देख करके क्या समझ पा रहे हैं, ये मार्कर या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा, तो है क्या, ये सॉलिड है। तो ये सॉलिड है, तो इस मार्कर का फिजिकल स्टेट क्या हो गया, सॉलिड हो गया। जैसे मान लो ये वाटर है, तो वाटर को देख करके आपको क्या फील हुआ, वाटर को देख करके ये फील हुआ होगा कि सर ये तो लिक्विड है, तो वाटर का फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। आप आपके घरों में जो क्या नाम है एलपीजी गैस यूज होता है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये गैस कैसे दिखते हैं, गैस के फॉर्म में दिखते हैं। तो एलपीजी जो आपके घरों में यूज होता है उसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, गैस के फॉर्म में हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो किसी भी चीज़ को देखने के बाद में अगर वो सॉलिड दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है कि गैस दिख रहा है, इसको आप बता पाओ तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल स्टेट। क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेट। लगभग जितने मेटल होते हैं उस सब के सब किस में होते हैं, सॉलिड में होते हैं। किस में होते हैं, सॉलिड में होते हैं। क्लियर है बात। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल क्या होता है, सॉलिड होगा। क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है बात। अच्छा, अब क्या है, लश्चर। लश्चर की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी एलिमेंट का या किसी भी क्या नाम है आर्टिकल का अगर ऊपर का सरफेस शाइन कर रहा है
तो शाइनिंग प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्टर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? लस्टर प्रॉपर्टी। अगर कोई आप मेटल ले लो और उस मेटल को हल्का सा रगड़ो एक मार से, रगड़ के आप देखोगे तो ये वाला जो सरफेस है ये शाइन करने लगेगा। क्या करने लगेगा? शाइन करने लगेगा। इस शाइनिंग सरफेस को, ये जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है, इस शाइनिंग प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्टर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? लस्टर प्रॉपर्टी। तो कोई भी मेटल होगा तो वो क्या करेगा? शाइन करेगा। क्या करेगा? शाइनिंग करेगा। चमकेगा, इसको शुद्ध रूप में बोल सकते हैं कि ये चमकेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम चलते हैं मैलाबिलिटी प्रॉपर्टी। मैलाबिलिटी क्या होती है? मैलाबिलिटी को शायद हिंदी में बोलते हैं आघातवर्धता। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये हुआ किसी भी मेटल को आप पकड़िए, अब पकड़ के उसको आप हैमर से बीट करिए। क्या करिए? बीट करिए, हथौड़ी से उसको आप पीटिए। तो जब आप उसको हैमर से, हथौड़े से पीटेंगे तो वो पतले थिन प्लेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा या थिन शीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब किसी भी आर्टिकल का या किसी भी एलिमेंट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का पीटने पर पतले चादर के रूप में फैलना, थिन शीट के रूप में फैलना, जो प्रॉपर्टी हुई उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलाबिलिटी प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? मैलाबिलिटी प्रॉपर्टी। तो मेटल के लिए क्या होगा? मेटल को जब आप बीट करोगे तो ये क्या होगा? थिन शीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? थिन शीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, पतले चादर के रूप में फैल जाएगा, पतले चादर में फैल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? चमकदार होगा, उसका सरफेस कैसा होगा? चमकदार होगा। ठीक है, ये सॉलिड मतलब ये क्या होगा? ठोस अवस्था में दिखाई देगा, ठोस अवस्था में होगा। ठीक, अब बात करते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, अगर किसी भी एलिमेंट को या किसी भी आर्टिकल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप पीटो, अब पीट करके उसको पतले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ? पतले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होगी। और ये मेटल के साथ फॉलो करता है। जब आप किसी मेटल को पीटते हो तो वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पतले तार के रूप में हो जाता है, पतले तार में फैल जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पीटने पर अगर वो पतले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। ये मेटल के साथ फॉलो करता है। जब किसी मेटल को आप बीट करोगे तो वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आर्टिकल को या किसी भी एलिमेंट को करंट पास कराओ, किसी भी ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या आर्टिकल में करंट पास कराओ, अगर करंट पूरी तरह से पास कर रहा है, करंट का फ्लो उस ऑब्जेक्ट में हो रहा है, करंट का फ्लो उस एलिमेंट में हो रहा है, करंट का फ्लो उस आर्टिकल में हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। या नहीं हो रहा है तो उसको भी हम बताते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने अंदर करंट को पास कराता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होगा। कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालक। हाँ, चालक मतलब चलाया। किसको चलाया? करंट को चलाया, इलेक्ट्रिक को चलाया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये चीज़ मेटल में होता है। जब किसी मेटल में हम करंट का फ्लो करवाते हैं तो उसमें करंट अच्छे से फ्लो कर जाता है। तो करंट का अच्छे से फ्लो करना मतलब कहलाता है गुड कंडक्टर। क्या कहलाता है? गुड कंडक्टर। तो ये मेटल में होता है कि मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। किसके? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? आप सोच पा रहे हो? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेटल में अभी आपने देखा कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा
अब करंट भी आप पढ़े होगे तो आप करंट आपको पता होगा, करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही ना फ्लो करवाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वो क्या फ्लो करवाएगा। तो मेटल में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, आपको पता है, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन अधिक है तो वो अपना करंट फ्लो करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर हो गया। अगर हम वही बात करें, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में आपको पता है उसके पास इलेक्ट्रॉन ही कम है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, क्या वो इलेक्ट्रॉन अपना चलवाएगा? बिल्कुल नहीं चलने देगा भाई। अरे तो उसको पहले से कम ही है और उसको आप चलने के लिए बोल रहे, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर हो जाते हैं। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे, पहले हम बात करें मेटल की। तो मेटल में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, करंट का फ्लो करवाते हैं, तो करंट अच्छे से फ्लो कर जाता है। करंट का अच्छा फ्लो करना मतलब गुड कंडक्टर कहलाता है। ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? मेटल की। मेटल ये सारा काम करता है। अच्छा, अब बात करते हैं सोनरस नेचर। सोनरस नेचर क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ, जब किसी भी ऑब्जेक्ट, आर्टिकल या मेटल को आप पीटो तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। और वो साउंड कैसा होना चाहिए? बार बार गोल 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 घूम के आपको सुनाई दे। जैसे अभी हमने आपको बताया था, जब मंदिर में घंटा बजाते तो टंग 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 की आवाज़ आती है। तो ये टंग टंग की आवाज़ आना क्या है? इसको बोलते हैं रिंगिंग साउंड। क्या बोलते हैं? रिंगिंग साउंड। जब किसी आप मेटल को पीटते हो तो आपको पता है कि उसमें से आवाज़ निकलती है। वो आवाज़ कुछ देर तक सुनाई देता है। इवन अगर उसके पास आप कान लगा के सुनो तो आपका कान भी भन्ना जाएगा, एकदम तंतना जाओगे, बाप क्या सुन लिए। तो उसको बोलते हैं रिंगिंग साउंड। सोनरस नेचर मतलब रिंगिंग साउंड। तो जब किसी मेटल को हम पीटते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? रिंगिंग साउंड। कुछ देर तक आपको वो साउंड सुनाई देता है। ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? ये मेटल की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ये मेन प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ये फिजिकल स्टेट, सेकंड प्रॉपर्टी ये लस्चर्स, थर्ड प्रॉपर्टी ये मैलेबिलिटी, फोर्थ प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, फिफ्थ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिक्स है सोनरस नेचर। ठीक है, तो किसी मेटल की बात करें तो वो सॉलिड हो सकता है, उसका सरफेस कैसा होगा? शाइनिंग होगा। उसको पीट करके हम पतली चादर के रूप में फैला सकते हैं। उसको हम खींच के वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होते हैं। उसके अंदर रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस होता है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी और इसको हम जान लेते हैं। एक है डेंसिटी, एक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसी में कहा जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसको जल्दी समझ लेते हैं। अगर कोई चीज़ सॉलिड है, कोई चीज़ क्या है? सॉलिड है। खासकर अगर हम मेटल की बात करें तो अगर मेटल सॉलिड है, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल के जो पार्टिकल हैं, आपको पता है हर एक ऑब्जेक्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, तो मेटल के जो पार्टिकल होंगे बहुत पास पास है। क्या है? बहुत पास पास है। तो पास पास होना मतलब बहुत ज़्यादा घना है। और घना मतलब क्या होता है? घनत्व। और घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। तो कोई किसी भी आर्टिकल, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल होते हैं, अगर वो बहुत पास पास है, बहुत ज़्यादा घने हैं, तो उसकी डेंसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, लिक्विड है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, गैस है तो उसकी डेंसिटी और कम हो जाएगी। तो चूंकि मेटल आपका क्या है? सॉलिड है, तो उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो मेटल की डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, अब बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो एक बात यही समझ लो, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसको मेल्ट करना भी आसान नहीं होगा या उसको बॉयल करना भी आसान नहीं होगा। तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और जब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जब मेल्ट होगा तभी ना बॉयल होगा। समझ पा रहे हो ना? तो डेंसिटी मतलब घना होना। किसी भी ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल है कितने पास पास है, जितने घने होते हैं उतना ज़्यादा उसका घनत्व होता है, और घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। तो मेटल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और डेंसिटी ज़्यादा है तो उसको आप मेल्ट करेंगे तो जल्दी मेल्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो गया। अब अगर बात करें बॉइलिंग की, तो जब तक मेल्ट नहीं होता तब तक बॉयल कैसे होगा? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अब इन्हीं सारी प्रॉपर्टी को उठा करके लेके आते हैं नॉन मेटल में। तो नॉन मेटल की बात करें फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट में ये सॉलिड में भी रह सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, मे भी ये समटाइम गैस में भी हो सकते हैं। कौन? नॉन मेटल। आई बात समझ में? ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। बात ठीक है? अच्छा, और आगे चलते हैं। अगर लस्टर प्रॉपर्टी की बात करें तो लस्टर मतलब क्या होता है? शाइनिंग करना। ये सम टाइम शाइनिंग कर सकते हैं, सम टाइम नहीं भी करेंगे। जरूरी नहीं है कि ये शाइन करें, सम टाइम क्या करेंगे? ये साइन करेंगे, और सम टाइम नहीं भी करेंगे। अच्छा, साइन में सिर्फ एक ही चीज़ हमको नज़र आता है, वो क्या है? कार्बन।
कार्बन के एलोट्रॉप्स में ग्रेफाइट आता है और डायमंड आता है। सिर्फ डायमंड ही ऐसा होता है जो चमकदार होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं चमकता है क्या कार्बन? कार्बन नॉन मेटल है। तो सम टाइम नॉन मेटल क्या नाम है शाइन करेंगे और नहीं भी करेंगे। अब बात करते हैं मेलाबिलिटी प्रॉपर्टी की। तो मेलाबिलिटी प्रॉपर्टी में अगर किसी मेटल को किसी नॉन मेटल को अगर आप बीट करते हो तो भैया वो चादर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, स्मॉल पार्टिकल में टूट जाएगा। दैट मीन्स इसमें मेलाबिलिटी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। सम टाइम शाइनिंग प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, सम टाइम नहीं भी करता है, पार्शियली इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की। तो भैया जब उसको पीटने पर वो टूट गया तो वो चादर वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करती है। आई बात समझ में? अब ये सी बात है, जब किसी चीज़ को पीट के हम चादर के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो तो उसको खींच के वायर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे? हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब बात करें आगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो अभी हमने आपको बताया था कि नॉन मेटल जो होता है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। कैसे कम होते हैं? जितना स्टेबल होने के लिए चाहिए उससे कम होते हैं। तो भाई साहब जब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है क्या वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाएगा? बिल्कुल नहीं करवाएगा। तो नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पहले से कम है तो वो फ्लो भी नहीं करवाएगा। और जो फ्लो नहीं करवाता है उसको बोलते हैं बैड कंडक्टर। क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है? बैड कंडक्टर है। ठीक है, अब बात करें सोनरस नेचर की। तो सोनरस नेचर क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को पीटने पर या किसी मेटल को जब हम पीटते हैं तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। और साउंड कैसा होता है? बार बार आपको सुनाई देता है। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल को जब आप पीटोगे तो भड्ड की आवाज़ आती है, टंग की आवाज़ नहीं आएगी। आई बात समझ में? तो टंग की आवाज़ होना सोनरस प्रॉपर्टी है, भड्ड की आवाज़ होना आवाज़ है सिर्फ। आई बात समझ में? साउंड तो प्रोड्यूस हुआ लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? रिंगिंग साउंड की। तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो सोनरस नेचर भी नॉन मेटल में नहीं पाया जाता है। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर होगा। अब बात करते हैं डेंसिटी, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की। तो भाई साहब ये सम टाइम सॉलिड होते हैं, फिर उसके बाद लिक्विड और गैस में हो जाते हैं। तो एक बात बताओ, अगर नॉन मेटल है, क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल में से मान लो हम बात करें, लकड़ी की बात कर लें, नॉन मेटल में हम प्लास्टिक की बात करें, नॉन मेटल में अगर हम पेपर की बात कर लें, नॉन मेटल में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो इन सब में क्या है? इन सबको अगर इनको देखो तो इनके डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर मेटल में। मेटल में आयरन ले लो, कॉपर ले लो, एल्युमिनियम ले लो, इन सब की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन किसी पेपर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, किसी कपड़े की डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, किसी प्लास्टिक की डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इनकी डेंसिटी बहुत कुछ खास नहीं होती है। मतलब हम मान सकते हैं कि इनकी डेंसिटी एवरेज है। कैसी है? एवरेज है। एवरेज है। अब एक बात बताओ, जिसकी डेंसिटी हाई थी उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई था, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई। तो जिसका डेंसिटी ही लो है या एवरेज है, एक बात बताओ, उसका मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर मेटल क्या होगा? लो होगा। जब इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? लो होगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी किसकी? मेटल और नॉन मेटल की, जो किसके बेस पे थी? फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर थी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कितनी प्रॉपर्टी आती है भाई? 6 मेन प्रॉपर्टी आती हैं। देयर आर 6 मेन प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट, सेकंड वन इज लस्टर, थर्ड इज मेलाबिलिटी, फोर्थ इज डक्टिलिटी, फिफ्थ इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड 6 इज सोनरस नेचर। और कुछ प्रॉपर्टी को हमने और भी ऐड किया। क्या क्या ऐड किया? डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल में ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, जबकि नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, समझते हैं कि मेटल और नॉन मेटल में और क्या क्या पाए जाते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम एक प्रॉपर्टी रह गई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल का मतलब क्या होता है? उष्मा। कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालक। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो उष्मा के अच्छे चालक हैं? ऐसे कौन से एलिमेंट है जो उष्मा के अच्छे चालक नहीं है? जैसे अभी हमने देखा कि
क्या नाम है, विद्युत के कुछ लोग क्या नाम है अच्छे कुचालक थे, कुछ लोग अच्छे चालक थे, कुछ लोग अच्छे चालक नहीं थे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कुछ लोग अच्छे कंडक्टर थे, कुछ लोग अच्छे कंडक्टर नहीं थे। वैसे ही थर्मल के साथ भी होता है। जब किसी एलिमेंट को हम हीट करें और हीट वो ऐसा हो कि मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको हीट किया और हीट यहाँ पे कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद यहाँ का भी पार्टिकल क्या हो जाए, ऑटोमेटिक गर्म हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने हीट किया और हीट यहाँ हम कर रहे हैं लेकिन पार्टिकल यहाँ भी गर्म हो जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट थर्मल के लिए क्या है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, थर्मल के लिए क्या है, गुड कंडक्टर हुआ। अगर मान लीजिए इसको हम हीट कर रहे हैं, ये गर्म नहीं हो रहा है, यहीं पे गल उल के खत्म हो जा रहा है, यहीं पे मेल्ट हो जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल के लिए गुड कंडक्टर नहीं है। अच्छा, ये चीज़ मेटल में होता है। अगर किसी मेटल को आप गर्म कर रहे हो तो एक पॉइंट को आप गर्म करो, कुछ देर के बाद आप पाओगे कि दूसरा वाला पॉइंट भी क्या हो गया, गर्म हो गया। गर्म क्यों हुआ, आपको पता है कि जो मेटल होता है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास पास थे। तो जिनके पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास पास हैं तो वो क्या करेंगे, जब एक गर्म होगा दूसरे वाले को गर्म करेगा, तीसरे वाले गर्म करेगा, चौथे वाले गर्म करेगा, ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे सारे के सारे पार्टिकल गर्म हो जाएंगे। और गर्म आप यहाँ कर रहे थे, यहाँ भी क्या हो गया, गर्म हो गया। लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं होता है, नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि थर्मल के लिए गुड कंडक्टर नहीं है। ये थर्मल के लिए गुड कंडक्टर नहीं है, लेकिन जो मेटल है आपका वो थर्मल के लिए क्या है, गुड कंडक्टर है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मेटल और नॉन मेटल के बारे में आपने फिजिकल प्रॉपर्टी सीख लिया। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। फिर मिलते हैं, जय हिंद।